नमस्कार साथियों, मैं शशि राणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान जीके को लेकर मेरे वीडियो जो है लगातार आ रहे हैं आपके बीच। पहले मैं जियोग्राफी के टॉपिक अपलोड कर चुका हूं कुछ, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। अब हमारा टॉपिक राजस्थान में 1857 की क्रांति। इस टॉपिक के होने के बाद इसके भी क्वेश्चन आप तक पहुँच जाएंगे। अब बात करूँ मैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की। 1857 की जो क्रांति थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिससे काफ़ी रुष्ट लोग हो चुके थे, भारत की जनता काफ़ी रुष्ट हो चुकी थी, क्योंकि इसकी कई नीतियां ऐसी थी जिसने जनता को उकसाया, भड़काया और आखिरकार जनता जो है, भारतीय नागरिक जो हैं, क्रांतिकारी जो हैं, वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी कुछ नीतियों की मैं बात करूं, जो ऐसी नीतियां थी उसमें एक तो थी राजस्व व्यवस्था की नीति। राजस्व व्यवस्था की नीति थी, वो बहुत ज़्यादा राजस्व जो है वसूलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो उस स्थिति में लोग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज़ थे। उसके अलावा सहायक संधि प्रणाली जो वेलीजेली ने स्टार्ट की थी, सहायक संधि प्रणाली राजस्व व्यवस्था कार्नवालिस की थी। सारी बातें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। उसके बाद राजस्व व्यवस्थाएं थी और एक फिर नीति जो सबसे ज़्यादा जिसका विरोध हुआ भारत के अंदर, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति, जिसमें कोई भी राजा जो था वो संतान गोद नहीं ले सकता था। यदि उसके स्वयं के संतान थी तो वो शासक बनाई जा सकती थी, अदरवाइज दत्तक पुत्र को शासक नहीं बनाया जा सकता था। और जिस राजा के स्वयं की संतान नहीं होती थी, उसका जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश सत्ता में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया जाता था। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका विरोध हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में इसी कारण से उतरी थी, क्योंकि उनके स्वयं के जो है वो संतान नहीं थी, दत्तक पुत्र था। तो इसलिए झांसी का जो विलय था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में होना था, लेकिन वहाँ विरोध हुआ, विद्रोह हुआ। और आज एक फेमस नाम रानी लक्ष्मीबाई, जिसने एक ऐसी मैं कहूँ दीप प्रज्वलित किया भारतीयों के सीने में कि वो स्वतंत्रता तक पहुँचाकर ही उस दीप ने जो है वो स्वतंत्रता की रोशनी हमें दिखाई। और आखिरकार सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में भारत को आज़ाद करवा दिया। अब बात करें हम इसके अलावा जो मेन तत्कालिक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का, वो है चर्बी लगे कारतूस। सबसे मुख्य कारण जो माना जाता है, चर्बी लगे कारतूस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपने सैनिक भर्ती किए थे, भारतीयों को भर्ती किया हुआ था अपनी सेना में, उनको चर्बी लगे कारतूस दिए जाते थे। उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, गाय व सूअर की चर्बी। तो भारत में दो मुख्य वर्ग हिंदू और मुस्लिम रहते थे। तो गाय की चर्बी भी एक तरह से उन कारतूसों को मुंह में डालकर छीलना होता था। तो जब वो मुंह में डालकर छीलते थे तो मतलब गाय की चर्बी जो है, गाय का मांस जो है वो जो भारतीय हैं उनके मुंह में लग गया है, तो उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो गया है। ऐसे ही मुस्लिम जो होते थे वो सूअर को पूजते हैं, जैसे हम हिंदू जो हैं वो गाय को पूजते हैं, ऐसे ही मुस्लिम वर्ग जो है वो सूअर को पूजता है। तो सूअर की चर्बी भी इस पर लगी होती थी। और जब वो चर्बी लगा कारतूस मुंह में डाल के छीलते थे तो मतलब उनका भी एक तरह से धर्म भ्रष्ट होता था। तो इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ चर्बी लगे कारतूसों का, और आखिरकार 1857 की क्रांति के रूप में ये विरोध जो है वो उभरा। अब 1857 की क्रांति के पहले बता दूं मैं आपको, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत के अंदर, प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंदर, और नवाब सिराजुद्दौला उस समय जो थे 1757 के अंदर प्लासी के युद्ध में 1757 के अंदर प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी बंगाल के अंदर। बंगाल के नवाब उस समय थे सिराजुद्दौला। बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी
ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल जो है, भारत की बात करूं मैं, मान लो ये भारत का नक्शा है, इस तरह से लगभग इस तरह से भारत का नक्शा है हमारे। तो ये इंडिया मैप है ऑलमोस्ट, और बंगाल जो है वो यहाँ है भारत के पूर्व में। यहाँ बंगाल की लोकेशन है भारत के पूर्व में, इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। तो 1757 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग भारत में 100 साल तक व्यापार किया बिना किसी विरोध के, यानी 1857 तक व्यापार किया, और उसके बाद क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले मैं ब्रिटिश व्यवस्था बता दूं, ब्रिटिश व्यवस्था किस प्रकार की थी, कि इतना सिस्टम जो था इन्होंने कैसे मेंटेन किया हुआ था सारा। तो पहले हम ब्रिटिश व्यवस्था को डिस्कस कर लें। तो भारत में जो अंग्रेजों का हेड होता था, चीफ होता था, मुखिया होता था, वो होता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ये पूरे भारत का मेन अधिकारी होता था, गवर्नर जनरल। और जब 1857 की क्रांति हुई उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब हर गवर्नर जनरल के नीचे एक पूरे एरिया के अंदर, जैसे अपना एरिया उस समय राजपुताना के नाम से जाना जाता था राजस्थान को, क्योंकि यहाँ राजपूत जो थे वो एक्सेस में थे, आधिक्य में थे, ज़्यादा थे राजपूत, तो राजपुताना बोलते थे राजस्थान को। तो राजपुताना में एक अधिकारी नियुक्त था, AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ए फॉर एजेंट टू गवर्नर जनरल, AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर मतलब इसका मेन एजेंट होता था ये, और वो था पैट्रिक्स लॉरेंस। पैट्रिक्स लॉरेंस AGG जो था, राजस्थान का AGG, वो पैट्रिक्स लॉरेंस था। अब AGG के दो मुख्यालय थे राजस्थान के अंदर, दो मुख्यालय बनाए हुए थे। वैसे मेन मुख्यालय तो था अजमेर मेरवाड़ा, जो मेन मुख्यालय था AGG का वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो मेन मुख्यालय था AGG का। लेकिन 1845 के अंदर ग्रीष्म काल में एक नया मुख्यालय बना दिया गया, आबू। ग्रीष्म काल में AGG का मुख्यालय जो होता था वो आबू होता था। और जब 1857 की क्रांति हुई तो मई में हुई, और मई क्योंकि गर्मी का महीना रहता है तो अतः उस समय पैट्रिक्स लॉरेंस जो थे वो माउंट आबू में अपने परिवार के साथ विराजमान थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो आबू में वो थे उस समय अपने परिवार के साथ। तो AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, पैट्रिक्स लॉरेंस। अब इनके नीचे जो थी वो राजपुताने के अंदर कई एजेंसियां थी, इनके नीचे खूब सारी एजेंसियां थी, लेकिन मेन 4 एजेंसियां हम लोग मानते हैं। इनके नीचे एजेंसियां होती थी, इनके नीचे एजेंसियां होती थी, एजेंसियां। और एजेंसियों में भी एक एक एजेंट होता था, एजेंसियों में भी एक एक एजेंट होता था। तो ये व्यवस्था थी अंग्रेजों की, जिससे उन्होंने पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रखा था। पूरे भारत का जो हेड होता था अंग्रेजों का वो होता था गवर्नर जनरल। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल के नीचे होता था AGG, और राजस्थान के AGG थे पैट्रिक्स लॉरेंस, जिनका मुख्यालय था अजमेर मेरवाड़ा। अंग्रेजों की शक्ति का मुख्य केंद्र अजमेर मेरवाड़ा ही था, जहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा गोला बारूद रखा हुआ था। तो वही उसका मुख्यालय होता था AGG का। लेकिन ग्रीष्म काल में, गर्मियों के दिनों में जो मुख्यालय होता था वो आबू में होता था, जो 1845 के अंदर ये व्यवस्था की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि गर्मी के दिनों में जो AGG होगा वो आबू में रहेगा। और उसके बाद उसके नीचे कई एजेंट होते थे जो अलग अलग एरिया जो है वो संभालते थे। तो ये व्यवस्था थी अंग्रेजों की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी साथियों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी टॉपिक जो है अपना क्लियर कर सके। अब हम लोग बात कर रहे हैं एजेंसियों की। तो गवर्नर जनरल के नीचे AGG के नीचे एजेंट, और एजेंट जो थे वो एजेंसियों में होते थे। तो अब हम लोग राजस्थान के नक्शे को ओपन कर लिया हम लोगों ने, तो मैं यहाँ आपको एजेंसियाँ क्लियर करूँगा। पुराना नक्शा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने एरिया वाइज एजेंसियाँ क्लियर करनी है। तो ऊपर जो मेन एजेंसी थी पूर्वी एरिया के अंदर, वो ये एरिया लगभग पूरा कवर किए हुए थी। ये एरिया पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी या राजपुताना स्टेट एजेंसी,
4 एजेंसियां, मेन 4 एजेंसियां थी। राजपुताना स्टेट एजेंसी एक हो गई, राजपुताना स्टेट एजेंसी। दूसरी एजेंसी जो थी वो ये दक्षिण में हो गई। ये इस तरह से 4 एजेंसियां हो गई, 4 एरिया हमने बांट लिए हैं। तो ये पूर्व हो गया, ये नीचे दक्षिण हो गया, इधर पश्चिम हो गया, और सॉरी ये उत्तर हो गया, उत्तर। तो राजपुताना स्टेट एजेंसी, पहले मैंने पूर्वी बोल दिया, थोड़ा क्लियर कर ले। उत्तर है ये राजपुताना स्टेट एजेंसी या उत्तरी राजपुताना स्टेट एजेंसी, ये दक्षिण है तो दक्षिणी राजपुताना स्टेट एजेंसी या मेवाड़ स्टेट एजेंसी भी कहते हैं। ये पश्चिम है, पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी, पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी, या इसको हम लोग मारवाड़ स्टेट एजेंसी भी बोल देते हैं। और ये पूर्व है तो इधर पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी। तो ये 4 एजेंसियां थी अंग्रेजों की, जो मेन एजेंसियां थी। राजपुताना स्टेट एजेंसी उत्तर के अंदर, दक्षिण राजपुताना स्टेट एजेंसी दक्षिण के अंदर, मेवाड़ स्टेट एजेंसी बोल देते हैं इसको, क्योंकि मेवाड़ चित्तौड़गढ़ वाला एरिया आपको पता है, उदयपुर चित्तौड़ का एरिया मेवाड़ होता था, तो मेवाड़ स्टेट एजेंसी। और पश्चिम साइड पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी, पूर्वी साइड पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी। अब इन एजेंसियों का जो एजेंट होता था वो कौन था और इनके मुख्यालय कौन से थे। पहले मुख्यालयों की बात करें, मैं अपने मुख्यालयों की बात करते हैं सबसे पहले। तो राजपुताना स्टेट एजेंसी उत्तर में है और यहाँ जो सबसे मेन जिला है जयपुर, तो इसका मुख्यालय जयपुर ही होता था, जयपुर। आप मेन जिला सोच लें, वही इसका मुख्यालय होगा। वर्तमान में जो मेन जिला है ना, वही उसका मुख्यालय होता था। तो राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय जयपुर। दक्षिणी राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय होता था उदयपुर, दक्षिणी राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय उदयपुर। पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय होता था कोटा, कोटा पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय। और पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय होता था जोधपुर। तो ये 4 मुख्यालय थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। इन मुख्यालयों पर एक एक एजेंट जो होता था वो रहता था। अब सबसे पहले बात करूं मैं पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी कोटा। कोटा में जो एजेंट था वो था मेजर बर्टन, मेजर बर्टन, बर्टन। अब याद रखने का तरीका क्या, देखो कोटा में लोग आईआईटी की तैयारी करने, जेईई नीट की तैयारी करने जाते हैं, तो खूब सारी बर्डन है, बर्डन है बच्चों को बर्डन है, तो वहाँ बर्टन था, आराम से हम लोग याद रख सकते हैं ना। तो बर्टन, मेजर बर्टन कोटा के अंदर। दक्षिणी राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय जो था वो था उदयपुर। और उदयपुर को क्योंकि झीलों की नगरी बोलते हैं, झीलों की नगरी बोलते हैं, तो मान लो झीलों में बहुत सारे फुहारे लगे हुए हैं और फुहारों को बोलते हैं शावर्स, तो यहाँ मेजर शावर्स ही था। तो कोटा के अंदर था मेजर बर्टन, उदयपुर के अंदर जो एजेंट था वो था मेजर शावर्स। मारवाड़ के अंदर पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी के अंदर जो एजेंट था वो था मैकमोसन, मैकमोसन, मैकमोसन। और पूर्वी राजपुताना उत्तरी राजपुताना स्टेट एजेंसी या राजपुताना स्टेट एजेंसी का जो एजेंट था वो था इडन, कर्नल इडन। तो ये 4 मेन एजेंट हो गए। राजपुताना स्टेट एजेंसी का एजेंट इडन, पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी का जो एजेंट था वो था बर्टन, दक्षिण राजपुताना स्टेट एजेंसी का एजेंट शावर्स और पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी का जो एजेंट था वो था मैकमोसन। तो सबसे ऊपर फिर क्लियर कर लें एक बार, गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल, उसके नीचे एजेंट टू गवर्नर जनरल और उसके नीचे होते थे एजेंट। और एजेंट को एजेंसियां होती थी एजेंटों के पास अलग अलग, और एजेंसियों के मुख्यालय होते थे जहां वो एजेंट जो है मेन रहते थे। और एजीजी के 2 मुख्यालय थे, एक तो अजमेर मेरवाड़ा और दूसरा आबू। अब 1857 की क्रांति, निर्धारित दिन जो क्रांतिकारियों ने डिसाइड किया हुआ था कि किस दिन हम लोग क्रांति करेंगे, वो निर्धारित दिन था 31 मई 1857। 31 मई 1857 का दिन क्रांतिकारियों ने निर्धारित किया था क्रांति के लिए। और अपना नेता जो था, इन्होंने दिल्ली का शासक, दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, क्योंकि दिल्ली भारतीय सत्ता का मुख्य केंद्र रहा है शुरू से ही, तो जिसकी दिल्ली होती थी वही भारत का राजा होता था। तो उस समय दिल्ली का राजा था बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो वही क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना था बहादुर शाह जफर को, और दिन निर्धारित किया था 31 मई 1857। लेकिन जो क्रांति है अपने निर्धारित समय से
पहले ही प्रारंभ हो गई। क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है भारत के अंदर, वो मानी जाती है 10 मई 1857 मेरठ छावनी से। अब छावनी का क्या रोल रहा उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। अंग्रेजों को बाहर निकालना था। भारतीयों के पास जो था वो गोला बारूद नहीं था, गोला बारूद अंग्रेजों के पास था, और वो गोला बारूद रखा होता था छावनियों में। तो भारतीयों ने डिसाइड किया कि हम लोग छावनियाँ लूटेंगे और छावनियों में जो गोला बारूद है वो लेकर निकाल कर, बंदूकें, गोला बारूद सब निकाल कर दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि दिल्ली जो था वो भारतीय सत्ता का मुख्य केंद्र था। अगर दिल्ली हमने जीत ली तो मतलब भारत जो है वो हमारा हो गया है। छावनियों से अंग्रेजों को पहले ही खदेड़ दिया जाएगा, क्योंकि छावनी लूटी जाएगी तो कॉमन सी बात है वहाँ से अंग्रेजों को मारा जाएगा। और उसके बाद जो गोला बारूद सारा इकट्ठा करके हम एक साथ दिल्ली पहुँचेंगे, और दिल्ली में फिर हम लोग बहादुर शाह जफर का साथ देते हुए अंग्रेजों को दिल्ली से निकाल देंगे, भारत से निकाल देंगे। तो इस तरह से भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा। तो ऐसी कुछ प्लानिंग जो थी वो भारतीयों ने कर रखी थी, क्रांतिकारियों ने कर रखी थी, और दिन डिसाइड किया हुआ था 31 मई 1857 का। लेकिन जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से ही शुरू हो गई। इसके अलावा छोटे मोटे विरोध पहले ही होने लगे थे चर्बी लगे कारतूसों के। अगर 31 मई 1857 तक भारतीयों ने वेट कर लिया होता, इंतजार कर लिया होता, तो निश्चित रूप से क्रांति अगर 31 मई 1857 को स्टार्ट हुई होती तो हमारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन अब बात करें हम, चर्बी लगे कारतूसों का विरोध जगह जगह हुआ। बुरहानपुर बैरक में हुआ, मंगल पांडे नाम आपने सुना है, बंगाल इन्फेंट्री के अंदर, वहाँ भी चर्बी लगे कारतूसों का विरोध हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने उन विरोधों को दबा दिया, तो वो विरोध उठे नहीं, छावनी वहाँ लूटी नहीं गई। लेकिन 10 मई 1857 को जो विरोध हुआ मेरठ के अंदर, वहाँ छावनी लूट ली गई। तो स्टार्टिंग यहीं से मानी जाती है, जब छावनी लूट ली गई मेरठ के अंदर 10 मई 1857। तो भारत के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है, मेरठ से मानी जाती है। और उस समय मई में, मैं फिर बता दूं, गर्मी थी, तो जो एजीजी था वो उस समय आबू यानी सिरोही में यहाँ था, आबू, यहाँ एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल आबू में था। अब इसके पास 9 दिन बाद सूचना पहुंचती है, यानी 19 मई 1857 को, 19 मई 1857 को एजीजी के पास सूचना पहुंचती है कि इस तरह से चर्बी लगे कारतूसों का विरोध हो गया है और भारतीयों ने छावनियां लूटनी प्रारंभ कर दी हैं। उसमें से एक छावनी लूट ली गई है 10 मई 1857 को मेरठ में। 9 दिन बाद वो सूचना पहुंचती है एजीजी के पास, यानी 19 मई 1857 को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पास ये सूचना पहुंची कि मेरठ छावनी लूट ली गई। और अगले 9 दिन बाद यानी 28 मई 1857 को राजस्थान में विरोध होता है। 28 मई 1857 को राजस्थान में विरोध होता है, किस छावनी से? तो उसको डिस्कस करने से पहले हम राजस्थान में छावनियां देख लें। तो राजस्थान में छावनियों की संख्या जो थी, छावनियां 6 सैनिक छावनियां थी। छावनियां कितनी थी? 6। छावनियां कितनी थी? 6। कई बार यही प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में छावनियां कितनी थी, सैनिक छावनियां। तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी वो क्लियर कर लें। तो नसीराबाद और ब्यावर, 2 तो अजमेर के अंदर ही थी, नसीराबाद और ब्यावर। एक तो नसीराबाद थी और दूसरी ब्यावर। तो एक तो थी नसीराबाद और दूसरी सैनिक छावनी होगी ब्यावर। और एक जोधपुर लीजन के अंडर में आती थी, एरिनपुरा। एरिनपुरा वर्तमान पाली में है, पाली, एरिनपुरा, एरिनपुरा जो है वो पाली के अंदर है और जोधपुर लीजन के अंडर में आती थी एरिनपुरा। एक उदयपुर के अंदर थी खैरवाड़ा, और एक अजमेर के बिल्कुल पास टोंक में थी देवली। तो अजमेर के आसपास खूब सारी सैनिक छावनियां थी। 3 सैनिक छावनियां थी अजमेर में, 6 में से 3, यानी 50% सैनिक छावनियां यही अजमेर के आसपास थी। इसलिए ब्रिटिश सत्ता का जो मुख्य केंद्र उस समय माना जाता था वो माना जाता था अजमेर, और वहीं एजीजी का मुख्यालय जो था अजमेर मेरवाड़ा, एजीजी का मुख्यालय। इसीलिए अजमेर मेरवाड़ा को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश, आपने पढ़ा भी होगा।
तो गवर्नर जनरल का एजेंट होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसका मुख्यालय होता था अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था। और एक सैनिक छावनी थी नीमच, जो कि एमपी और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो यहाँ मालवा रेजिडेंसी और मेवाड़ रेजिडेंसी दोनों संयुक्त रूप से इसकी जो है वो देखभाल करती थी। तो नीमच, तो इस तरह से राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां मानी जाती हैं। ब्यावर, नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, खैरवाड़ा और नीमच। तो ये 6 सैनिक छावनियां। पहला विरोध हुआ 28 मई 1857, 28 मई 1857 राजस्थान के अंदर। 10 मई 1857 में मेरठ में। 19 मई 1857 जो था सूचना पहुंचती है एजीजी के पास, और एजीजी सख्ती कर देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर देता है एजीजी। तो एजीजी ने क्या किया, स्ट्रिक्टनेस कर दी, सख्ती कर दी, और उस सख्ती का विरोध जो है भारतीयों ने, राजस्थानियों ने, क्रांतिकारियों ने 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी लूटकर किया। तो नसीराबाद छावनी लूटी गई 28 मई 1857 को, और यहाँ क्रांतिकारियों को जो नेतृत्व प्रदान कर रहा था वो था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद छावनी जो है वो लूट ली गई। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी लूट ली गई। और यहाँ जो एजेंट अंग्रेज मारे गए वो थे स्पोटिसवुड व न्यूवरी। ये अंग्रेज यहां मारे गए नसीराबाद के अंदर। ये मारे गए दोनों अंग्रेज, स्पोटिसवुड और न्यूवरी मारे गए। और हार्डी और लोक जो थे, 2 अंग्रेज मेन जो नाम आते हैं, एक तो हार्डी और दूसरा लोक, ये नसीराबाद से भागकर ब्यावर में आ गए। हार्डी और लोक जो थे ये नसीराबाद छोड़कर कहाँ गए, ब्यावर में। तो छावनी लूट ली गई क्रांतिकारियों द्वारा 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। और जो अंग्रेज मारे गए वो थे स्पोटिसवुड और न्यूवरी, ये 2 अंग्रेज मारे गए। मेन नाम न्यूवरी का आता है, स्पोटिसवुड और न्यूवरी। और हार्डी और लोक जो थे वो भागकर आगे कहाँ, ब्यावर के अंदर। तो इस तरह से क्रांतिकारी जो है वो छावनी लूटने में सफल हुए। और फिर वो पलायन करेंगे कहाँ, छावनी लूटने के बाद कहाँ जाना था उन्होंने, मैंने अभी क्लियर किया आपको। छावनी लूटने के बाद उन्होंने जाना था दिल्ली में, अपने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास, क्योंकि दिल्ली भारतीय सत्ता का मुख्य केंद्र माना जाता था। दिल्ली जीत ली तो मतलब कि भारत जीत लिया। तो ये चल पड़े अब छावनी लूटकर कहाँ, दिल्ली की ओर। नसीराबाद छावनी लूटकर दिल्ली की ओर पलायन किया। ये दिल्ली है नक्शे के अंदर, ये दिल्ली। तो नसीराबाद छावनी लूटकर दिल्ली की ओर पलायन किया क्रांतिकारियों ने। और उस समय इनका पीछा जिन अंग्रेज अधिकारियों ने किया था, क्रांतिकारियों का पीछा, वो थे वाल्टर व हीथकोट। इन्होंने पीछा किया था, वाल्टर व हीथकोट ने पीछा किया था। और इनकी सहायता की थी मेवाड़ सेना ने। यहाँ मेवाड़, ये उदयपुर वाला एरिया मेवाड़ है। और यहाँ उस समय महाराणा थे स्वरूप सिंह। महाराणा कौन था यहाँ, स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह यहाँ थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और वाल्टर व हीथकोट के साथ अपनी सेना भेजी थी क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए, जो नसीराबाद छावनी लूटकर गए थे। लेकिन क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और सफलतापूर्वक वो दिल्ली पहुंच गए। तो ये पहला विद्रोह हुआ नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद छावनी लूटी गई। स्पोटिसवुड और न्यूवरी मारे गए। हार्डी और लोक भागकर ब्यावर चले गए। वाल्टर व हीथकोट ने क्रांतिकारियों का पीछा किया, मेवाड़ सेना की सहायता ली, परंतु क्रांतिकारी जो थे वो इनके हाथ नहीं आए। अब याद रखने का तरीका देखो क्या है, अंग्रेजों के नाम याद रखने का तरीका। कौन कौन से मारे गए थे, स्पोटिसवुड और न्यूवरी। हार्डी और लोक जो थे वो भागकर आए थे ब्यावर में, है ना। और सख्ती क्यों की गई थी, क्योंकि 10 मई 1857 को जो है वो मेरठ छावनी लूट ली गई थी। तो एजीजी ने यहाँ सख्ती की थी। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या, ऑन द स्पॉट मतलब उसी समय, ऑन द स्पॉट न्यू हार्ड लॉक लगा दिया था
नसीराबाद में ऑन द स्पॉट न्यू हार्ड लॉक लगा दिया था। न्यू हार्ड लॉक मतलब हार्ड लॉक, ताला लगा दिया, यानी का मजबूत ताला लगा दिया, एक हार्ड लॉक लगा दिया, कठिन ताला लगा दिया, तो फिर सारे अंग्रेज निकल जाएंगे। क्यों लगा दिया? ताकि छावनी ना लूटी जा सके। तो एजीजी ने क्या किया? ऑन द स्पॉट न्यू हार्ड लॉक लगा दिया। तो स्पॉट मतलब स्पॉटिश वुड हो गया, स्पॉट की बात करूँ तो स्पॉटिश वुड हो गया, न्यू की बात करूँ तो न्यूवरी हो गया, हार्ड की बात करूँ तो हार्डी हो गया, लोक हो ही गया। तो ये दोनों हार्डी और लोक भागकर ब्यावर चले गए थे और स्पॉटिश वुड और न्यूवरी मारे गए थे। पीछा किया था वाल्टर व हीथकोट ने, लेकिन क्रांतिकारी उनके हाथ नहीं आए थे और वो सफलतापूर्वक जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये थी नसीराबाद में 1857 की क्रांति। तो अब एक बार फिर समझे, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857, और यह नेतृत्व प्रदान कर रहा था बख्तावर सिंह। नेतृत्व प्रदान किया था किसने? बख्तावर सिंह ने। और अंग्रेज जो मारे गए थे वो थे स्पॉटिश वुड व न्यूवरी, ये मारे गए थे, दोनों मारे गए। और हार्डी व लोक जो थे, हार्डी व लोक ये भागकर चले गए कहाँ? ब्यावर, ये ब्यावर चले गए भागकर। और वाल्टर व हीथकोट, वाल्टर व हीथकोट ने पीछा किया था, क्रांतिकारियों का पीछा किया और सहायता ली किसकी? मेवाड़ सेना की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेज का। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। स्पॉटिश वुड और न्यूवरी अंग्रेज जो थे वो मारे गए थे। हार्डी और लोक भागकर ब्यावर चले गए थे। वाल्टर व हीथकोट ने पीछा किया था, मेवाड़ सेना की सहायता ली थी, परंतु क्रांतिकारी उनके हाथ नहीं आए थे। तो ये होगा नसीराबाद में विद्रोह। अब अगले विद्रोह की बात करूं मैं तो नीमच छावनी हमने पढ़ी थी। नीमच, यहाँ नीमच है बिल्कुल। तो नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857। तो अगला विद्रोह हम पढ़े नीमच का विद्रोह। नीमच 3 जून 1857, और यहाँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग। हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग। अब याद रखने तरीका देखो, नीमच, अब नीम कैसी होती है? हरी, हरी होती है तो हीरा सिंह हो गया, और लगती कहाँ है? बाग में, तो बेग हो गया। नीम हरी होती है और बाग में लगती है, तो नीमच में विद्रोह हीरा सिंह के नेतृत्व में हुआ और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुआ था। नीम हरी होती है, बाग में लगती है, तो हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग यह क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और 3 जून 1857 को नीमच छावनी लूटी जाती है, और यहाँ जो अंग्रेज मारा जाता है वो मारा जाता है सार्जेंट यहाँ मारा जाता है, सार्जेंट को यहाँ मार दिया जाता है। और कर्नल एबोट को डूंगला नामक स्थान पर, बांसवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है डूंगला, इंपोर्टेंट है डूंगला, प्रश्न भी आया हुआ डूंगला का, डूंगला। कर्नल एबोट को यहाँ बंदी बना दिया जाता है। 40 अंग्रेज सहित कर्नल एबोट को यहाँ बंदी बना लिया जाता है डूंगला नामक स्थान पर। डूंगला बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो सार्जेंट मारा जाता है 3 जून 1857। हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच में विद्रोह होता है। नीमच छावनी लूटी जाती है, सार्जेंट को मार दिया जाता है, और डूंगला नामक स्थान पर 40 अंग्रेजों को बंदी बना लिया जाता है बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद क्रांतिकारी जो है वो छावनी लूटकर दिल्ली की ओर पलायन करेंगे। तो वो शाहपुरा, भीलवाड़ा में पड़ता है शाहपुरा होते हुए दिल्ली की ओर जाते हैं, पलायन करते हैं। और रास्ते में टोंक वाली देवली छावनी भी आ जाती है, रास्ते में। तो यहाँ आलम खां के नेतृत्व में देवली छावनी भी लूट ली जाती है। अब कुछ सैनिक जो है वो देवली में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ आलम खां की सहायता करते हुए देवली छावनी भी लूट ली जाती है 5 जून 1857 को। यानी जून 1857 में ही 3 जून 1857 को नीमच छावनी लूटी गई, सार्जेंट को मार दिया गया, एबोट को डूंगला नामक स्थान पर बंदी बना दिया गया, 40 अंग्रेजों सहित एबोट को बंदी बना दिया गया। क्रांतिकारी छावनी लूटने के बाद पलायन किए, रास्ते में शाहपुरा से होते हुए देवली की ओर गए, और देवली में आलम खां ने नेतृत्व प्रदान किया और वहाँ देवली छावनी लूट ली जाती है जून 1857 के अंदर। अब क्रांतिकारी 3 टुकड़ों में अलग अलग जगह पर यहाँ बैठ गए। कुछ क्रांतिकारी यहाँ नीमच में ही रुक गए और इन्होंने नीमच छावनी पर कब्जा कर लिया अपना। कुछ क्रांतिकारी यहाँ रुके हुए हैं डूंगला नामक स्थान पर,
जिन्होंने एबोट को बंदी बना रखा है, और कुछ क्रांतिकारी यहाँ रुक गए देवली में। देवली छावनी को अपने कब्जे में ले लिया, और बाकी के क्रांतिकारी असला लूट कर जाते हैं कहाँ? दिल्ली की ओर। असला लूट कर जाते हैं दिल्ली की ओर, और इस बार फिर इनका पीछा किया जाता है वाल्टर द्वारा। वाल्टर, और साथ में इसका जो पीछा करता है वो मेजर शावर्स भी साथ में होता है। अब मेजर शावर्स कहाँ का एजेंट था? मेजर शावर्स मेवाड़ का एजेंट था, दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी का एजेंट था, और इसकी सहायता करती है वापिस एक बार मेवाड़ सेना। मेवाड़ सेना एक बार फिर सहायता करती है शावर्स की और वाल्टर की क्रांतिकारियों का पीछा करने में, लेकिन क्रांतिकारी इस बार भी उनके हाथ नहीं आते और सफलतापूर्वक वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से अब 3 अलग अलग स्थानों पर राजस्थान में क्रांतिकारियों का कब्जा है। देवली छावनी के अंदर कुछ क्रांतिकारी बैठे हैं, कुछ क्रांतिकारी जो है वो नीमच के अंदर बैठे हैं, और कुछ क्रांतिकारी जो है डुंगला नामक स्थान पर जिन्होंने एबोट को बंदी बनाया हुआ है। अब शावर्स जो है उसके हाथ क्रांतिकारी नहीं आते, तो शावर्स जब वापिस लौट रहा होता है तो वही शाहपुरा वाला रास्ता पड़ना है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। तो शाहपुरा का शासक जो होता है, शाहपुरा का राजा जो होता है, वो शावर्स के लिए गेट अपने बंद कर देता है, उसको शाहपुरा में प्रवेश नहीं देता। ना ही अंग्रेजी सेना को, ब्रिटिश सेना को, मेवाड़ की सेना को कोई रसद प्रदान करवाई जाती है, ना ही कोई खाने पीने की सामग्री प्रदान करवाई जाती है, किसी प्रकार की यानी कोई सहायता नहीं की जाती शाहपुरा के राजा द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नीमच में विद्रोह हुआ तो किस शासक ने अंग्रेजों को किसी प्रकार की कोई रसद या सहायता प्रदान नहीं की थी? तो वो शाहपुरा के शासक ने शावर्स को किसी प्रकार की रसद या फिर सहायता नहीं प्रदान की थी, और अपने दरवाजे जो है, अपनी रियासत के दरवाजे बंद कर दिए थे। तो शावर्स के लिए शाहपुरा के दरवाजे बंद कर दिए गए थे शाहपुरा के राजा के द्वारा। अब कुछ बैठे हैं, वापिस क्लियर कर लें, देवली के अंदर, कुछ बैठे हैं क्रांतिकारी नीमच के अंदर, और कुछ बैठे हैं डुंगला के अंदर। अब इनको छुड़ाने कौन कौन आएगा, यहाँ से इनको खदेड़ने कौन कौन आएगा, अंग्रेजों को छुड़ाने कौन कौन आएगा, वो थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग, और बड़े आराम से सोच सकते हैं। देखो, कोटा हमने पढ़ा, कोटा के अंदर था मैकमोसन, सॉरी बर्टन, कोटा के अंदर था बर्टन, मेजर बर्टन, क्योंकि कोटा में बर्टन है तो मेजर बर्टन आया यहाँ, कहाँ पे? नीमच में आया मेजर बर्टन। नीमच के अंदर क्रांतिकारियों को निकालने के लिए मेजर बर्टन आता है नीमच के अंदर, और 12 अक्टूबर 1857 तक मेजर बर्टन यहीं नीमच में ही रहता है। 12 अक्टूबर 1857 तक, 12 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन पहुंचता है वापस कोटा अपनी जगह पर। तो मेजर बर्टन एक तरह से जून जुलाई में लगभग निकला होगा, अक्टूबर तक वो नीमच में ही रहा, और 12 अक्टूबर को वो वापस कोटा पहुंचता है, और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह होता है, और बहुत ही जोरदार विद्रोह होता है कोटा के अंदर। राजस्थान का सबसे सुनियोजित विद्रोह ही कोटा का माना जाता है। मेजर बर्टन को मारा जाता है 15 अक्टूबर 1857 को। खैर, वो कोटा के विद्रोह की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं नीमच छुड़ाने के लिए मेजर बर्टन आया है कोटा से, तो यहाँ से नीमच से उसने क्रांतिकारियों को खदेड़ दिया। इधर डुंगला जो है वो बांसवाड़ा में, तो यहाँ हमने पढ़ा था शावर्स, तो मेजर शावर्स उदयपुर वाला मेजर शावर्स आता है, डुंगला नामक स्थान से क्रांतिकारियों को खदेड़कर अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की कैद से मुक्त कराता है, और इनको शरण दिलवाता है महाराणा स्वरूप सिंह, जो उदयपुर के राजा थे। मैंने भी बताया आपको, उदयपुर के राजा उस समय थे महाराणा स्वरूप सिंह, और इन्हें पिछोला झील के किनारे बने जग मंदिर में शरण दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबोट को शरण दी गई उदयपुर के जग मंदिर में। पिछोला झील उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील, और उसी पिछोला झील के किनारे बने जग मंदिर के अंदर ही एबोट 40 अंग्रेजों सहित एबोट को वहाँ रखा जाता है। महाराणा स्वरूप सिंह उसको शरण देते हैं, और शावर्स उसको छुड़ाने में मदद करता है। उसके बाद हमने बात की अगली छावनी जो देवली थी, देवली टोंक के अंदर, और यहाँ हमने पढ़ा था ईडन। तो कर्नल ईडन आया था देवली को मुक्त कराने, तो देवली मुक्त करवाई गई कर्नल ईडन के द्वारा। नीमच मुक्त करवाया गया मेजर बर्टन के द्वारा, नीमच छावनी मुक्त करवाई गई मेजर बर्टन के द्वारा, और डुंगला नामक स्थान पर अंग्रेजों को मुक्त करवाया था शावर्स ने, और महाराणा स्वरूप सिंह के यहाँ शरण दिलाई थी। 12 अक्टूबर 1857 तक मेजर बर्टन जो है वो कोटा से बाहर रहता है। 12 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन वापस पहुंचता है, और कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह होता है। लेकिन उससे पहले नीमच के विद्रोह को एक बार फिर रिपीट कर लें, तो राजस्थान में जो नीमच का विद्रोह हुआ था
3 जून 1857, 3 जून 1857, कई जगह 4 जून भी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। और यह नेतृत्व प्रदान कर रहे थे हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ये नेतृत्व प्रदान कर रहे थे क्रांतिकारियों को। नीमच छावनी लूट ली गई और कुछ क्रांतिकारी नीमच छावनी में ही रुक गए और मारा गया अंग्रेज था यहाँ सार्जेंट यहाँ मारा गया नीमच के अंदर। उसके बाद एबोट भागा यहाँ से, लेकिन एबोट को डुंगला नामक स्थान पर बंदी बनाया गया, डुंगला बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद नीमच से जब निकले तो शाहपुरा होते हुए जब आगे जा रहे थे तो टोंक वाली देवली छावनी भी लूट ली गई और यहाँ नेतृत्व प्रदान किया था आलम खान ने नेतृत्व प्रदान किया था। देवली छावनी भी लूट ली जाती है। 5 जून 1857 की डेट बताई जाती है देवली छावनी की, 5 जून 1857। अब 3 अलग अलग जगह पर जो है वो कुछ क्रांतिकारी रुके रहे, बाकी के क्रांतिकारी जो थे वो गोला बारूद असला लेकर दिल्ली की ओर पलायन कर गए और इस समय उनका पीछा किया था वाल्टर शावर्स प्लस मेवाड़ सेना ने, लेकिन क्रांतिकारी जो थे इनके हाथ नहीं आए थे और शाहपुरा के राजा ने इस सेना के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। शाहपुरा ने सारी सहायता बंद कर दी थी शाहपुरा के राजा ने अंग्रेजों के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शासक ने सहायता नहीं की थी वहाँ, तो शाहपुरा के राजा ने सहायता नहीं की थी। अब किस अंग्रेज अधिकारी ने क्रांतिकारियों को वापस खदेड़ा और वो एरिया अपने कब्जे में लिया? तो नीमच में कोटा के बिल्कुल पास पड़ता है बर्टन आया था, बर्टन आया यहाँ नीमच को वापस अपने कब्जे में लिया। और एबोट जो है बांसवाड़ा में बंदी था डुंगला नामक स्थान पर, और बांसवाड़ा के बिल्कुल नजदीक पड़ता है उदयपुर। तो यहाँ शावर्स आया, शावर्स ने इस एरिया को वापस अपने कब्जे में लिया। और उसके बाद जो देवली थी टोंक वाली, ये देवली हमने बात की, देवली छावनी थी। टोंक बिल्कुल जयपुर के पास पड़ता है, टोंक जो है वो जयपुर के समीप है, जयपुर के समीप। तो जयपुर के समीप जयपुर वाला ही आएगा कर्नल इडन, तो यहाँ कर्नल इडन आया था। तो ये था साथियों नीमच में विद्रोह और नसीराबाद में विद्रोह। उम्मीद करता हूँ आपको 1857 की क्रांति के जो 2 टॉपिक मैंने आज उठाए हैं समझ आए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो बेहतर लगा है तो इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी साथी जो है राजस्थान भर्ती परीक्षा में लाभान्वित हो सके, इन टॉपिकों का फ़ायदा ले सके। और अगले जो कोटा में विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857 को, जिसके बारे में मोटा मोटा मैंने आपको बताया, और 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था एरिनपुरा छावनी के अंदर, जिसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं, कोटा के विद्रोह और एरिनपुरा के विद्रोह को। इसके अलावा छोटे मोटे विद्रोह और हुए थे। फिर हम लोग जो मैंने आज बात की थी आपसे कि कुछ ऐसी नीतियां थी अंग्रेजों की जिसके कारण क्रांतिकारी जो है भारतीय जो है अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा विद्रोह करने लगे थे, विरोध करने लगे। उन नीतियों के बारे में मैं कल के वीडियो में आपको मोटा मोटा बताऊँगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ प्रतीक जो था क्रांतिकारियों के लिए, जो प्रतीक क्रांतिकारियों ने निर्धारित किया हुआ था 1857 की क्रांति का, वो था रोटी और कमल। अगर प्रतीक आपसे पूछ लिया जाता है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो रोटी व कमल। रोटी व कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक माना जाता है, रोटी व कमल को। तो साथियों, यदि आपको मैं पुनः कहूँगा वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब का जो बटन है आपके सामने, सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसको प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोटा और एरिनपुरा के विद्रोह के साथ पूरी डिटेल के अंदर। धन्यवाद।